गुड इवनिंग दोस्तों। हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ये हम इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आशा है आप उस वीडियो को देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिएगा। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर एंड इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर्स। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण के प्रकार एवं समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये हम आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि दर्पण को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। दर्पण एक प्रकार का कांच होता है जिसकी एक सतह को बहुत चिकनी पॉलिश कर दी जाती है। इस चिकनी पॉलिश की वजह से जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं वो दर्पण को पार नहीं कर पाती, जबकि उस चिकनी पॉलिश के कारण वो परावर्तित होकर चली जाती हैं। दर्पण कांच का एक प्रकार है जिसकी एक सतह चिकनी पॉलिश की हुई होती है जो कि आपतित प्रकाश किरणों का परावर्तन करती है। दर्पण जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण, दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहा जाता है और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है, जो परावर्तक तल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। ठीक है बच्चों। अभी हमने जो डेफिनेशन में बात की थी, ये चीज है, ये है कांच। ठीक, ये है कांच और इसके पीछे ये कर दी गई है पॉलिश। तो इस पॉलिश की अगर ये पॉलिश ना होती तो जितनी भी प्रकाश की परावर्तित किरणें आती, अगर ये पॉलिश ना होती, ऐसे होता तो जितनी भी प्रकाश की किरणें आती वो पार करके निकल जाती, किसी भी परावर्तन ना होता। ठीक है बच्चों। लेकिन इस पॉलिश के होने के कारण इस पॉलिश होने के कारण जो आपतित किरणें हैं, अब मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ ऐसे, अगर मैं पॉलिश कर दूं इसको पीछे से, तो ये जो आपतित किरणें हैं ये क्रॉस नहीं कर पाती, ये नहीं हो पाता और ये सारी परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई। तो डेफिनेशन क्या है, दर्पण कांच का एक प्रकार है जिसकी एक सतह चिकनी पॉलिश की हुई होती है जो कि आपतित प्रकाश किरणों का परावर्तन करती है। ठीक है बच्चों। इधर इस सरफेस को बोलते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल और ये जो पीछे की पॉलिश्ड, इसको बोलते हैं पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश किया हुआ तल, पॉलिश तल। ठीक है बच्चों। ओके। दो सरफेस होती हैं, कांच होता है, दर्पण कुछ नहीं होता, कांच होता है, बस कांच के ऊपर एक सरफेस को पॉलिश कर दिया जाता है। उस पॉलिश करने की वजह से आपतित प्रकाश किरणों का परावर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण, और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण में परावर्तक तल सीधा होता है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सीधा है, इसमें ये समतल दर्पण है, परावर्तक तल बिल्कुल सीधा है। वहीं पे गोलीय दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो सीधा ना होके गोलाकार होता है। ठीक है बच्चों। ये भी एक प्रकार का दर्पण है, लेकिन यहाँ पे जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल कौन सा है, ये है परावर्तक तल। और पॉलिश सरफेस कौन सी है, ये है पॉलिश सरफेस, इधर पीछे वाली पॉलिश सरफेस है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल सीधा ना होके गोलाकार होता है। एक दूसरे प्रकार का गोलीय दर्पण भी होता है, उसमें पीछे की तरफ, इस तरफ अंदर की तरफ से पॉलिश होती है परावर्तक तल, लेकिन यहाँ पे भी दूसरी तरफ है, बट गोलाकार ये भी है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये गोलीय दर्पण के हैं। समतल दर्पण में जो परावर्तक तल है सीधा है, गोलीय दर्पण में परावर्तक तल सीधा ना होकर गोलाकार है। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण एवं गोलाकार दर्पण में
क्या मुख्य अंतर होते हैं ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने एक तरफ लिख दिया है समतल दर्पण और दूसरी तरफ लिख दिया है गोलाकार दर्पण। सो पहला डिफरेंस जो इनमें है वो ये है कि जो हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि परावर्तक तल समतल दर्पण में बिल्कुल सीधा होता है, वहीं पे गोलाकार दर्पण में परावर्तक तल गोलाकार होता है। मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये समतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है, ठीक है, जो मैं नीले रंग से बना रहा हूं इस तरफ की सरफेस को बोलते हैं परावर्तक तल, बिल्कुल सीधा है। और जो मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो ये समतल दर्पण है, इसमें नीले पेन की तरफ का जो मैंने बनाया है, नीले रंग से बनाया है, उसको परावर्तक तल कहते हैं और ये बिल्कुल सीधा है। वहीं पे गोले दर्पण में, गोले दर्पण की मैं बात करूं अगर, तो ये एक गोले दर्पण है बच्चों, ठीक है। तो इसमें नीले पेन से मैं फिर से बना के दिखाता हूँ, ये परावर्तक तल है, ठीक है बच्चों। और जो मैं ब्लैक पेन से अभी बनाऊंगा, ये जो दूसरी तरफ की डायरेक्शन है इसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि गोले दर्पण में परावर्तक तल सीधा ना होके गोले की शेप में है, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों के बीच क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है समतल दर्पण में, वक्रता त्रिज्या असीमित होती है समतल दर्पण में, ठीक है। वहीं पे गोले दर्पण में वक्रता त्रिज्या सीमित होती है, ठीक है। इस डिफरेंस को, इस पॉइंट नंबर 2 को मैं अभी चाहूंगा कि आप एज इट इज याद करें। हम आगे आने वाली वीडियो है जिसमें हम गोले दर्पण के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे गोले दर्पण के बारे में, वहां पे हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तीसरा डिफरेंस, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, वहीं पे गोले दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के प्रकार एवं वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था दर्पण दो, गोले दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। तो उनमें से किस प्रकार का गोले दर्पण है उसकी स्थिति पर निर्भर करेगी। वहीं पे समतल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन गोले दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बन सकता है, प्रतिबिंब गोले दर्पण के आगे भी बन सकता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, समतल दर्पण में वस्तु की दर्पण से दूरी एवं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर होती है। वस्तु कहीं पर भी रख लो, 1 किलोमीटर दूर रख लो, 1 मीटर दूर रख लो, 10 मीटर दूर रख लो, प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है, कोई सोचने की जरूरत नहीं समतल दर्पण। वहीं पे गोले दर्पण में ये दूरियां अलग अलग होंगी। ऐसा हो सकता है कि वस्तु दर्पण से 1 मीटर दूर रखी है और प्रतिबिंब बहुत पीछे बना हो, ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु बहुत पीछे रखी है और प्रतिबिंब बहुत नजदीक बने, ठीक है, सब कुछ संभव है गोले दर्पण में, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और डिफरेंस समतल दर्पण और अवतल दर्पण में ये है कि इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है, समतल दर्पण में वस्तु का आकार हमेशा प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। जितने आकार की वस्तु है, अगर वस्तु 5 सेंटीमीटर हाइट की है, 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर बनेगी, ठीक है, कोई सोचने की जरूरत समतल दर्पण में नहीं है। वहीं पर गोले दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि गोले दर्पण किस प्रकार का है और वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, ठीक है। सो ये 5 मेजर डिफरेंस समतल दर्पण और गोले दर्पण के बीच होते हैं, ठीक है। समतल दर्पण हमेशा सीधा होता है परावर्तक तल, उसमें गोले दर्पण में परावर्तक तल गोलाकार होता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या असीमित होती है, जबकि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या सीमित होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, जबकि गोले दर्पण में प्रतिबिंब पीछे भी बन सकता है, आगे भी बन सकता है, ठीक है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी एवं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हमेशा बराबर होती है, जबकि गोले दर्पण में ऐसा नहीं होता, ठीक है। समतल दर्पण में जितना वस्तु का आकार होगा प्रतिबिंब का आकार भी उतना ही होगा, लेकिन गोले दर्पण में ऐसा नहीं होता।
गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, आई थिंक ये मेजर डिफरेंस आपको समतल एवं गोलीय दर्पण में क्लियर हो गए होंगे। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज हमारे पास आई है कि गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, सो अवतल दर्पण में परावर्तक तल अंदर की तरफ गोलाकार होता है। ठीक है, परावर्तक तल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में तो जैसे अंदर की तरफ वाली सरफेस कौन सी हुई बच्चों, ये हुई। तो इसमें अवतल दर्पण में जो अंदर वाली सरफेस है ना, वो परावर्तक तल होता है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके बच्चों, अंदर की तरफ का कौन सा है, ये जो मैं नीले पेन से बनाऊंगा, ये अंदर की तरफ है। ठीक है ना, तो अंदर की तरफ परावर्तक तल होता है अवतल दर्पण में। ठीक है बच्चों, ओके। वहीं पर उत्तल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो बाहर की तरफ गोलाकार होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो बाहर की तरफ कर्व्ड आउटवर्ड। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं अब ओके इसमें देखो, इसमें परावर्तक तल कहाँ पे है, देखो इसमें अंदर की तरफ था, लेकिन मैं नीले पेन से बना देता हूँ, इसमें परावर्तक तल बाहर की तरफ है, ये है। ठीक है बच्चों, ओके। इंग्लिश में केव का माने होता है गुफा। ओके, जो इंग्लिश में अगर कोई याद रखना चाहे तो केव का माने होता है गुफा। ठीक है, तो याद रखें कॉनकेव, केव गुफा, यानी कि गुफा से परावर्तन होएगा तो ऐसे मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और इसके उल्टे तरफ से अगर रिफ्लेक्शन होएगा तो उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ये बात समझ में आई है? कॉनकेव मिरर में परावर्तक तल अंदर की तरफ गोलाकार होता है। ठीक है, ये वाला अंदर की तरफ जो गोलाकार स्थिति है वहां से परावर्तन होएगा। वहीं पे उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ गोलाकार का जो शेप है वहां से परावर्तन होएगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन परावर्तक तल अंदर की तरफ गोलाकार है या बाहर की तरफ गोलाकार है, इसके बेसिस पे ही गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चीज आती है, हमें ये जो अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। दो प्रकार के प्रतिबिंब मुख्यतः बनते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अभी हम मोटा मोटा डिफरेंस पढ़ेंगे, और बाद में जाके हम जब हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे दर्पण से, तो हमें इनके बारे में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। ठीक है बच्चों, अगर दर्पण ये है, ओके, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा यहाँ बनेगा। ठीक है, दर्पण के सामने बनेगा, पीछे नहीं बनेगा। वहीं आभासी प्रतिबिंब हमेशा, अगर ये दर्पण है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है बच्चों, ओके। दूसरा डिफरेंस क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को किसी स्क्रीन पर लिया जा सकता है, वहीं पर आभासी प्रतिबिंब को किसी भी स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है बच्चों। तीसरा डिफरेंस ये होता है बच्चों, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब को बनाने के लिए किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में
मिलती हैं। ठीक है, सपोज ये किरणें आ रही हैं, परावर्तन हुआ, ठीक है बच्चों, ऐसे परावर्तन हुआ तो ऐसे काटेंगे एक दूसरे को वास्तव में परावर्तन होने के बाद। वास्तव में इन्होंने कट किया कहीं पे, तो जब वास्तव में कट करेंगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वहीं पे आभासी प्रतिबिंब बनाने में किरणें जो हैं, जैसे यहाँ से चली ये इधर चली गई और यहाँ से ये चली ये इधर चली गई, ये वास्तव में नहीं मिलेंगी, अपितु इनको पीछे की तरफ से ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। ये बात समझ में आई बच्चों? तो आभासी प्रतिबिंब को बनाने वाली किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वहीं पर आभासी प्रतिबिंब को बनाने वाली परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, आभास होता है, इसलिए आभासी। वहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब को बनाने वाली किरणें वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, इसलिए वास्तविक। ओके, और वास्तविक प्रतिबिंब को स्क्रीन पर लिया जा सकता है, चूंकि वो वास्तव में मिलती है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को स्क्रीन पर ले सकते हैं। वहीं पे आभासी प्रतिबिंब में जब वो वास्तव में मिलती ही नहीं है, सिर्फ आभास होता है, तो ऐसे पॉइंट को स्क्रीन पर ले भी तो कैसे? ठीक है, तो ये दोनों में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में मेजर डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, इनका एग्जाम्पल है, जैसे हमने मूवीज में देखा है, एक प्रोजेक्टर से पूरी इमेज को एक स्क्रीन पर डाल दिया जाता है। तो ये जो उदाहरण है ये वास्तविक प्रतिबिंब का उदाहरण है। वहीं पर प्लेन मिरर, समतल दर्पण से बनी हुई इमेज, क्या हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। क्या किसी स्क्रीन पर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। समतल दर्पण जो हमारे घरों में दर्पण है, उसमें जो इमेज बनती है, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसे किसी स्क्रीन पर लिया नहीं जा सकता। तो वो जो इमेज का उदाहरण है वो आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण होता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक पे चलते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है? ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रतिबिंब की स्थिति उस बिंदु द्वारा निर्धारित होती है जहां से परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत हों। जहां से भी हमें लग रहा है कि परावर्तित किरणें आ रही हैं, तो ऐसी जगह पर हम मानते हैं कि प्रतिबिंब बन गया है समतल दर्पण में। ठीक है बच्चों, सपोज ये एक समतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं सपोज एक इस पॉइंट की। ठीक है बच्चों, इस ए पॉइंट की हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, तभी हम प्रतिबिंब को बना पाएंगे। एक अकेली प्रकाश किरण से हम प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे। 2 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी प्रकाश किरणें ले लीजिए, ठीक है, लेकिन 2 हमें एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो पहली प्रकाश किरण सपोज हमने ये माना, ये ऐसे आई, ठीक, इस पॉइंट पर हमने एक अभिलंब बनाया। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश के नियमों का पालन करते हुए ये किरण लगभग ऐसे चली जाएगी। ओके बच्चों, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुसार। एक और प्रकाश किरण की अगर हम बात करें तो वो भी चलेगी, हमने कहा है 2 से, ठीक है, वो यहाँ पे टकराएगी, हम फिर से यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे इस पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, और ये प्रकाश किरण भी प्रकाश के नियमों का पालन, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आपतन कोण एवं परावर्तन कोण को बराबर करते हुए, ये कोण और ये कोण को बराबर करते हुए चली जाएगी इस तरफ। अगर मैं देखिए, अब ये किरण लगभग इधर कहीं जाएगी, ये किरण उधर कहीं जाएगी। इमेज बनाने के लिए ये वास्तव में तो कहीं मिलेंगी नहीं, ठीक है, आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है आगे, इसलिए हम इनको पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों प्रकाश किरणें हमको ऐसा प्रतीत होगा कि इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, अगर हम ऐसा बना के देखें ज्योमेट्री से, ये जो एंगल है इसको बराबर करें और इस एंगल को इस एंगल को बराबर करें, तो हमें निश्चित रूप से ये यहाँ पे कहीं काटते हुए प्रतीत होंगे जब हम इनको सीधी रेखा में पीछे बढ़ाएंगे तो। ठीक है बच्चों,
सो अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d है, ठीक है, ओके। तो जहां से ये आती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब माना जाएगा। अगर वस्तु A है तो ये A डैश इस वस्तु का प्रतिबिंब होएगा, ठीक है बच्चों। सो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा प्रतिबिंब की स्थिति उस बिंदु द्वारा निर्धारित होती है जहां से परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं। समतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें चली गई, वो वास्तव में कहीं पे नहीं मिली, लेकिन जब हमने इनको पीछे एक्सटेंड किया तो हमें महसूस हुआ कि वो एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है। हमने अभी पढ़ा कि प्रतिबिंब की स्थिति उसी बिंदु द्वारा निर्धारित होगी जहां से परावर्तित किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। तो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है? यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो A डैश इसका प्रतिबिंब होएगा, ठीक है बच्चों। और मैं चाहूंगा कि आप एक स्केल की मदद लेके एक अपनी कॉपी में, एक अपनी नोटबुक में प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और सारे मतलब प्रकाश के नियमों का भी, परावर्तन के नियमों का भी पालन करें। मानिए यहाँ पे अगर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया है तो ये 30 डिग्री का इंश्योर करें। और जब आप ऐसे बनाएंगे तो देखेंगे कि जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस से पीछे की तरफ ये परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप एक समतल दर्पण द्वारा अपनी नोटबुक में एक प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करें स्केल की मदद लेके, ठीक है, एग्जैक्ट बना के देखें, ओके बच्चों। सो जैसे हमें यहाँ पे ये मिलानी पड़ रही है, अगर आप एग्जैक्ट बनाएंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए बनाएंगे तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके बच्चों, ठीक है। सो अभी हमें देखना है कि प्लेन मिरर द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो इमेज, जो प्रतिबिंब बना समतल दर्पण द्वारा, वो उसे बनाने के लिए प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिली, जबकि मिलती हुई प्रतीत हुई। तो हमने ऊपर आभासी प्रतिबिंब पढ़ा था, आभासी प्रतिबिंब ही यही होता है, वहां पे किरणें वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी होगा और हमेशा ही प्रतिबिंब सीधा भी होगा, ठीक है बच्चों। सब पहली चीज हो गई, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा एवं प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, ठीक है। इसको अभी बताते हैं, एक सेकंड, इससे नीचे आ जाइए। पॉइंट नंबर 2, वस्तु की दर्पण से दूरी एवं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हमेशा बराबर होगी, ठीक है बच्चों। अगर वस्तु यहां से प्रतिबिंब से 5 मीटर की दूरी पर है, ये 5 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब यहां से, अगर ये वस्तु है A, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है बच्चों। ये दूसरी प्रॉपर्टी है समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। इसके अलावा तीसरी प्रॉपर्टी है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। अगर ये समतल दर्पण है, ओके, और ये वस्तु 5 मीटर ऊंची बनी हुई है, ठीक है, और 2 मीटर दूर है, ठीक है बच्चों। तो अभी ऊपर पढ़ा था कितने पीछे बनेगी, जब ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, ओके बच्चों। और वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार भी बराबर होगा। अगर इसकी ऊंचाई 5 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 5 मीटर ही होगी, ठीक है। वस्तु न आकार में बड़ी होती है न छोटी होती है, जितना वस्तु का आकार होगा एज इट इज उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा, कोई उसके आकार में बड़ा या छोटा नहीं होगा, ओके बच्चों। ये तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नंबर दूसरी प्रॉपर्टी, वस्तु के दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब के दर्पण से दूरी हमेशा बराबर होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होगा। चौथी प्रॉपर्टी जो है, वस्तु में दाईं बाईं दिशा में परिवर्तन होगा, ठीक है। देखो, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, ओके,
और अपने प्रतिबिंब को देखिए। ठीक है, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए। ओके बच्चों, तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हारी तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, तो जब तुम अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाओगे ना, तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि जो तुम्हारा प्रतिबिंब है ना, वो अपना दाहिना हाथ ऊपर ना उठा के अपना बायां हाथ ऊपर उठा रहा है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज प्रतिबिंब, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति में दाईं और बाएं दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपने नाम को एक पेपर के ऊपर लिखिए, अनुपम, या जो भी नाम आपका है उसको एक पेपर के ऊपर लिखिए और उसको दर्पण के सामने कीजिए। जब उसको उस दर्पण के सामने करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सीधा सीधा दिखाई नहीं दे रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन इसलिए हो रहा है कि समतल दर्पण वस्तु के दाएं पार्ट को बाएं पार्ट की तरफ कर देता है और बाएं पार्ट को दाएं पार्ट की तरफ कर देता है, यानी कि उसकी दाएं और बाएं दिशा में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, इस परिवर्तन के अलावा ऊपर और नीचे में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वस्तु का ऊपरी सिरा ही रहेगा और निचला सिरा ही रहेगा, लेकिन दायां सिरा बायां हो जाएगा और बायां सिरा दायां हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। नंबर 2, वस्तु की दर्पण से दूरी एवं प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी हमेशा बराबर होती है। नंबर 3, वस्तु का आकार एवं प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है। वस्तु न आकार में बड़ी होती है, न ही छोटी होती है। ठीक है बच्चों। और नंबर 4, समतल दर्पण वस्तु के दाएं सिरे को बायां सिरा कर देता है और बाएं सिरे को दायां सिरा कर देता है, लेकिन हाँ, ऊपरी सिरा ऊपरी ही रहता है और निचला सिरा निचला ही रहता है, यानी कि परिवर्तन सिर्फ बाईं और दाएं दिशा में होता है। ठीक है बच्चों। यही आज का हमारा टॉपिक एंड होता है। यहाँ आज हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ा, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में पढ़ा, और वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होते हैं इसके बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो हम इस वीडियो को लाइक करें, और कोई अगर सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए। थैंक यू वेरी मच।